दुनिया में भी यही आलम था। 1950-60 के दौर में अमेरिका में भी एक आंदोलन चला उपभोक्ता अधिकारों को लेकर। ऐसा नहीं कि हम बहुत पिछड़े हैं इन सब मामलों में, दुनिया में कहीं पर भी ये व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी। ये सबसे टॉप पर क्या होता है बच्चों, राष्ट्र, मान लो उच्चतम न्यायालय क्या है बच्चों, राष्ट्रीय स्तर की न्यायालय है। फिर राज्य स्तरीय न्यायालय होती है, राज्य स्तरीय न्यायालय। और फिर क्या होती है बच्चों, जिला स्तरीय न्यायालय होता है, जिला स्तरीय न्यायालय। दवा लेकर आए, ठीक है, अब दवा लेकर आए, उस दवे पर क्या है, कोई भी चीज कोई मेंशन नहीं है, वो कब बनी है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, क्या प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ नहीं है। आप दवा लेकर आए, आप दवा खा ली, दवा खा ली तो आपका क्या है, स्वास्थ्य खराब हो गया। अब उस स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से क्या है, आपकी तो जान खतरे में पड़ गई, आप खतरे में पड़ जाओगे भाई, हो सकता है कि बीमार हो जाओ, काफी ज्यादा बीमार, साइड इफेक्ट उसका हो जाए। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों आज हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और जो आज चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है 10th क्लास के अर्थशास्त्र का। चैप्टर का नाम है बच्चों उपभोक्ता अधिकार, यानी अगर हम बात करें तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में क्या हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है वो यूपी, बिहार और भी जो अदर बोर्ड है उनके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी बोर्ड के बच्चे हैं। दूसरी चीज बच्चों, ये जो इकोनॉमी का क्या है बच्चों, ये यूपी बिहार के बच्चों का क्या है, लास्ट चैप्टर है इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का। इसके बाद इकोनॉमी क्या होती है बच्चों, एंड हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर पढ़ते हैं बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो आपको क्या है, जागरूक बनाएगा, क्योंकि हम क्या है बच्चों, हम या आप क्या है बच्चों, उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब कि हम वस्तुओं को क्या है, सामान से खरीद रहे हैं। तो बच्चों ऐसा होता है कभी कभी कि हमें बहुत क्या है, हम कोई सामान लेने गए, हमें कोई किसी ने ठग लिया मतलब कोई खराब वस्तु दे दी या ज्यादा मूल्य पर दे दी। अब ये सारी समस्याएं होती हैं। अब इन समस्याओं से निपटने के लिए, या जो हमारा शोषण कर रहा है, जो उत्पादक है या विक्रेता जो हमारा शोषण कर रहा है, उस शोषण से हम कैसे बच सकें, या इसके लिए क्या उपाय दिए गए हैं, या इसके क्या साधन हैं जिनके माध्यम से हम क्या है, उस विक्रेता के खिलाफ, या जो खराब वस्तु देने वाला या ज्यादा मूल्य पर देने वाले वस्तु को क्या लोगों के खिलाफ क्या है, या विक्रेता के खिलाफ क्या है, हम कहीं पर क्या है कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस चैप्टर में क्या है, यही सारी चीजें क्या है वो बताई गई, और यही आपको क्या है, आपके बहुत सारे अधिकार इस चैप्टर में क्या है, इसी से संबंधित क्या है बताए गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख लो कि हम क्या करेंगे, कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। पहले हम देखेंगे इसमें उपभोक्ता कौन है, किसे कहते हैं उपभोक्ता, तो जैसे हम और आप लोग क्या है बच्चों, उपभोक्ता है, ठीक है। दूसरी, बाजार में उपभोक्ता की क्या स्थिति है बच्चों, इसको समझेंगे। फिर इसी के बाद हम समझेंगे उपभोक्ता आंदोलन। जब हम ये समझेंगे कि बाजार में उपभोक्ताओं की स्थिति क्या है, तो उसी से एक मूवमेंट निकल कर आएगा, एक आंदोलन निकल कर आएगा, जिसको हम उपभोक्ता आंदोलन कहते हैं, जो 1960 के दशक में भारत में शुरू होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात करेंगे, जिसमें हम 4 प्रकार के अधिकार की बात करेंगे, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ठीक है, इसी तरीके जो है अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। तो 4 प्रकार के अधिकारों की बात करेंगे उपभोक्ताओं की। फिर हम देखेंगे कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें कौन सी ऐसी आवश्यक शर्तें हैं जिससे क्या है, हम एक जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं, और कोई भी हमारा क्या है, कोई भी विक्रेता या कोई भी उत्पादक कंपनियां क्या है, हमारा शोषण नहीं कर सकती, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक्स क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, कवर करने हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स जो पहला हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हम जब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, उपभोक्ता अधिकार। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उपभोक्ता किसे कहते हैं बच्चों, तो बहुत आराम से समझना है। उससे पहले आप लोग इस इमेज को देख लो, क्योंकि आप लोग बार बार इसी को देख रहे होगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बार इसको निहार लो, कायदे से इस निहार लो, बढ़िया से एकदम देख लो, ठीक है। इसके बाद मैं बताना शुरू करता हूं, क्योंकि सबका नजर तो यही होगा अभी। तो पहले देख लो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देख लिया, हो गया काम, आप देख लिया ना। चलो अब हम आप बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इधर देख लो भाई, इधर भी लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, उधर ही मत देखो, इधर भी लिखा हुआ। तो चलो इधर देखते हैं। देखो सबसे पहले हम ये समझना है उपभोक्ता कौन है बच्चों। तो उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता हर वो व्यक्ति होता है बच्चों जो बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वस्तु एवं सेवाएं खरीद रहा है। वो कौन हो गया बच्चों, उपभोक्ता, या क्या है, कंज्यूमर। मतलब बच्चों हर वो व्यक्ति जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, बाजार से वस्तु एवं सेवाओं को क्या खरीद रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उपभोक्ता। जैसे हम और आप हैं, हम क्या कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बाहर हमें दूध लेना है, चीनी लेनी है, शुगर लेनी है, बहुत सारे सामान खरीदने, हम क्या कर रहे हैं, बाजार साबुन लेना है, बहुत सारी चीजें लेनी, हम क्या जा रहे हैं बाहर लेने।
और हम लेकर आ रहे हैं, तो हम कौन हो गए बच्चों? उपभोक्ता। आप कौन है? उपभोक्ता। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पापा कुछ किसी उद्योगपति होंगे, तो वो उत्पादक हो जाएंगे, ठीक है, वो अलग है। तो जो भी चीजें हम अपनी आवश्यकताओं की चीजें खरीद रहे हैं वो कौन? उपभोक्ता। जैसे ये लेडी क्या है खरीद रही है, ये क्या है बच्चों? ये उपभोक्ता है। ये क्या कर रही है? अब इनके चेहरे पे स्माइल है, ठीक है, ये मॉल में गई है बढ़िया से आराम से, उसमें एसी वेसी लगा है, गर्मी लग नहीं रही है। यहाँ हम लोग गाँव में चिड़चिड़ी हुई धूप में बाजार में जाते झोला एक तरफ इधर उधर लेके चल रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बढ़िया एसी में आई हैं और बढ़िया जो भी मन कर रहा है ऐसे उठा उठा देख रही हैं, कितने का प्राइस है क्या है, फिर उसको डब्बे में रख रही हैं, तो एक स्माइल है, ठीक है। और इनको पता है अगर हमको कोई खराब वस्तु दे दिया तो हम कोर्ट चले जाएंगे, हमें, क्योंकि ये अपने राइट्स को लेकर के है, अवेयर हैं और इन्हें उपभोक्ता अधिकार पता है। लेकिन आप लोगों को अभी तक नहीं पता थे, मैं आपको आज सिखा दूंगा, ठीक है। आज आपको पता चल जाएंगे कि आपके उपभोक्ता, आप एक उपभोक्ता होने के नाते आपके कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है। तो आप उपभोक्ता के बारे में समझ गए होंगे। दूसरा, उत्पादक कौन होता है बच्चों? उत्पादक कौन है? तो वो लोग या वो कंपनी या वो लोग जो वस्तु बाजार में क्या कर रहे हैं, वस्तु एवं सेवाओं का क्या कर रहे हैं बच्चों? उत्पादन कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? उत्पादक। जो क्या कर रहे हैं बच्चों? जो दैनिक आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनका क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं या विनिर्माण कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, ठीक है। अब देखो, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात? जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ब्रेड बनाने वाली एक फैक्ट्री है, इसमें लोग जो ये है ना बच्चों, ये उत्पादक है। ये फैक्ट्री में क्या कर रहा है? ब्रेड बनाया जा रहा है। तो ब्रेड क्या है? ब्रेड बनाने वाले लोग कौन हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे। जिस उद्योग में बन रहा है वो भी उत्पादक वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों साथ में सुन दो, आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लेते चलो और मैं साइड में हट जाया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा समय दिया जाएगा आराम से, क्योंकि ये फिर क्या है, आपको नोट करने हैं और आपको लिखने हैं। बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, बस खाली जितना मैं लिख के दे रहा हूं उतने बनाते चलो, ठीक है। इसको फिर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों बाजार में उपभोक्ता। सबसे पहले एक समझना कि बाजार में क्या होता है, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही होते हैं। क्योंकि जब हम बाजार में जा रहे हैं तो हम बाजार में हम खरीदने जा रहे हैं वस्तु, तो हम तो उपभोक्ता हो गए। लेकिन कुछ लोग कौन ऐसे हैं, जैसे जलेबी बनाने वाला कौन है बच्चों? उपभोक्ता नहीं है ना, वो उत्पादक है, ठीक है। समोसे बनाने वाला कौन है बच्चों? उत्पादक है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो क्या है बच्चों? उत्पादक है। तो बाजार में क्या होता है बच्चों? उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही होते हैं। उत्पादक लोग क्या करते हैं? उत्पादक क्या है, कुछ कार्यों में कार्यरत होते हैं, जैसे कृषि है, जैसे उद्योग है, सेवा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो प्राथमिक, द्वितीय एवं क्षेत्रीय जो है तृतीय क्षेत्र में क्या है वो शामिल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादक कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता कौन है बच्चों? तो जो अपनी बाजार से क्या कर रहा है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु एवं सेवाओं को खरीद रहा है, वो उपभोक्ता हो गया। तो बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही शामिल है, दोनों ही वहां पर हैं। लेकिन बात यहां पर ये उठती है बच्चों की, जो उपभोक्ता है ना, वो उसका क्या है, उसको साथ क्या है, बहुत सारा उसका अनुचित शोषण हो रहा है, उसके हितों का क्या है ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उसका शोषण, कैसे शोषण हो रहा है। तो बच्चों कभी कभी जब तक उपभोक्ता अधिकार नहीं आया जाता था तो क्या है, लोगों को खराब सामान दे दिया कोई भी। अब कोई खराब सामान दे दिया तो लोगों, एक तो देखो उसका पैसा चला गया, दूसरी बात क्या हो रहा है, दूसरा खाने के बाद उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। अब जब स्वास्थ्य खराब हो गया भाई, पैसा भी चला गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि एक तो कोई अधिकार नहीं उसके पास। क्योंकि पहले क्या था, पहले अगर किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी तो वो, अगर वो खराब हुई, अगर वो विक्रेता के पास गया कि भाई ये वस्तु खराब है इसको बदल लो, तो वो ये पहले ये बोलेगा कि आपको देख के खरीदना चाहिए था, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं पैसा वापस नहीं करूंगा, मैं सामान वापस नहीं लूंगा। होता है ऐसा। और आज भी बहुत सारी जगह पैसा हो रहा है, क्योंकि लोग जो है अपने अधिकारों के लिए, या उपभोक्ता जो है अपने अधिकारों के प्रति क्या है, अवेयर नहीं है। तो आज भी बहुत सारी जगह पैसा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये क्या है, शोषण दिए है भाई, पैसा भी दिया उसने और उसके बाद खराब सामान भी मिल रहा है। तो ये क्या है बच्चों, बाजार में क्या है, शोषण, उपभोक्ता का क्या है, शोषण। क्योंकि उपभोक्ता क्या है बच्चों, उपभोक्ता सीमित है, एक दो है। अगर उपभोक्ता अकेला होता है तो वैसे भी वो अपने आप को कमजोर समझेगा, अपने आप को शक्तिहीन समझेगा, कहेगा क्या किसी से लड़े, ये होगा, ठीक है। तो ये सारी स्थिति होती है बाजार में। देखो बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। जैसे कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का, उद्योग क्या है, द्वितीय क्षेत्र का, सेवा क्या है, तृतीय क्षेत्र में आती है, ठीक है। अब देखो उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं, ठीक है। अब देखो बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए
नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। क्योंकि अगर उसको कोई खराब वस्तु दे दी गई या कम मूल्य की वस्तु को ज्यादा मूल्य पर उसको दे दिया गया, तो क्या है बच्चों, क्या है, उसका शोषण हो रहा है और वो उसको अपने वो कुछ कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि वो अकेला है तो कमजोर स्थिति पा रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ नियम एवं कानून क्या है बच्चों बनने चाहिए। ठीक है, कुछ नियम और कानून क्या है बच्चों बनने चाहिए, उसी को लेकर आगे हम बात करेंगे अभी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। चलो अब देखो बच्चों क्या होता है बच्चों, अब देखो यहां पे हो कह रहा है खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या बताया, आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और तो कोई अगर खराब निकल गया तो वो क्या करेगा, विक्रेता क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, कहेगा आपको लेने से पहले देखना चाहिए था, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, मेरी अपनी खुद की बताता हूं मैं। ठीक है, मैं एक बार शाम को गया क्लास लेकर, मैं थक गया, मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। तो मैं बगल में मेरे यहाँ स्टोर थी, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे, घर से थोड़ी दूर पे, तो मैं वहां गया और मैंने उससे दूध लिया और मैंने मम्मी से कहा कि दूध चाय बना दो। अब भाई चाय बनाने जैसे गए तुरंत ही, मतलब 2 मिनट बाद ही वो जैसे डाला तो खराब हो गया, मतलब फट गया। मैं गया दुकान वाले के पास, मैंने कहा भाई ये दूध खराब दे दिया, या तो मतलब फटा हुआ था पहले से ही, वो फट गया, ये तो चाय में दूध जैसे डाला तो चाय पूरी सारे चाय पत्ती भी खराब चली गई, चीनी भी खराब, सब खराब हो गया। तो बोला भाई आपको देख के ले जाना चाहिए था। तो मैंने बोला यार क्या मैं फाड़ के थोड़ी दुकान में देखूंगा, भाई सीधी सी बात है, भाई वहां मैं दूध का पैकेट फाड़ूंगा। तो बोला नहीं अब मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं, आप दूसरा ले जाओ और मैं नहीं। तो मैंने बोला ये कौन सी बात है, अभी मैं जस्ट ले गया, ऐसा तो है नहीं कि मैं सुबह ले गया हूँ शाम को बना रहा तो चलो खराब हो जाए, मैं जस्ट अभी ले गया हूँ, तो कौन रिस्पॉन्स कर, नहीं 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 वापस नहीं होगा ये वो। फिर काफी बहस हुई, फिर मैंने कहा छोड़ो यार क्या 33-34 रुपए के लिए बवाल करो। मतलब आप समझ रहे हो ना, तो क्या है ये, मतलब वो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, आप जिम्मेदार हो, आप लेकर जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा, आप पहले ही से देख लो भाई, ठीक है ना। आप दाल के पैकेट को फाड़ कर चेक करो पहले, खाओ वहां पर, फिर कहो कि हाँ ये ठीक है तो लेके जाए। मतलब दुकानदार ये भी नहीं करने देंगे ना, फिर तो कहेंगे नहीं नहीं खोलेंगे नहीं, आप ऐसे ले जाओ। और ऐसे कैसे ले जाए, आप एक तो वापस नहीं लोगे खराब हुआ तो, और दूसरा हम ले चेक करें तो कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई, समझ रहे बात को। तो ये सारी समस्याएं 1960 के दशक से पहले चीजें चल रही थी, आज भी है ऐसा, ठीक है। हालांकि मैंने मोहल्ले का था तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी गुस्सा तो आ रही थी कि इनको बताता मैं, ठीक है, कोर्ट वोट ले जाता इनको घसीट के, छोड़ो मम्मी ने कहा छोड़ो हटाओ क्या बवाल करे। तो वह सारी चीजें, तो बात यहां समझ में आई। तो क्या कर रहा है दुकानदार, आपको ही जिम्मेदार बना रहा है कि भाई आप लेकर जा रहे हो तो आप इसको समझो, हम नहीं जानते, सामान हमारी दुकान से बाहर गया हम जिम्मेदार नहीं है, फिर यात्री जो है अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, ये वाली बात हो जाती है। लेकिन यहां पर अभी अब इसको ये स्थिति बदली बच्चों, कंज्यूमर एक्ट या उपभोक्ता आंदोलन की बात क्या है, आप देखोगे ये स्थिति बदली। अब क्या है, अगर आपको कोई भी सामान वस्तु खराब दे रहा है तो आप उसको कोर्ट भी ले जा सकते हो और कर भी सकते हो, ठीक है। अब ये हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। देखो बाजार में शोषण कई रूपों में होता है, उदाहरण जैसे कैसे होगा, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लगते हैं। कौन सा अनुचित व्यापार करते हैं, जैसे बच्चों क्या कर रहे हैं, दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलने। ये सबसे ज्यादा पता कहां होता है, ये राशन की दुकानों पर होता है। कहां होता है बच्चों, आप लोग जो है जो राशन की दुकान होती है ना, जो गल्ला जहां लेने जाते हो गांव में, जो राशन मिलता है बीपीएल कार्ड के थ्रू, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीला वाला कार्ड बनता है उसके थ्रू जो 30 किलो राशन मिलता है, मतलब एक पर्सन को 5 किलो दिया जा रहा, उसमें राशन की दुकान। मतलब आप देखो कि क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति को 18 केजी गेहूं दिया गया, ठीक है, 18 केजी क्या दिया गया, गेहूं दिया गया, ठीक है, लेकर आया वो, और जब पता चल रहा है वो धुलने उलने के बाद जब वो पिसाने ले गया गेहूं, तो पता चल रहा है वो 16 किलो 15 ही किलो निकल रहा है, 2 किलो गेहूं मार दी इन्होंने। मतलब आप सोचो कि 2 किलो गेहूं क्या है तौलने में साफ कर दिया आपका। तो ये क्या हो रहा है, उचित वजन से कम तौल रहे हैं बच्चों, एक तो ये शोषण भी है। दुकानों में नीचे चंबक लगा दी जाती है उसमें तौलने वाली जगह पर, मतलब अब तो वो वाला आ गया है, क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पे भी छेड़छाड़ कर देते हैं भाई, 100-200 ग्राम मार देंगे, आपको क्या पता चलेगा भाई 1 किलो का जो है और उसमें आपको 800 ग्राम सामान दे रहे तो आप थोड़ी ना 100 ग्राम में वजन कर लोगे भाई, हाँ ये 1 किलो कम लग रहा है। हाँ एक को आधा देंगे तो आपको लगेगा भाई कम है, अगर 100 ग्राम 900 ग्राम होगा 1000 ग्राम की जगह, तो आप इतना जल्दी नहीं ध्यान दे पाओगे। लेकिन वो मशीन की सेटिंग ऐसे कर देंगे कि वो 100-200 ग्राम मार देंगे आपका, आप कुछ नहीं। अब ये क्या हो रहा है, वजन से कम आपका तौल रहे हैं, एक तो ये हो रहा है। या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिए, एक्स की कोई प्रोडक्ट था, कोई उत्पाद था, उसमें अपना अलग से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, वाई का किया गया। या मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जा रही है, ये बहुत सारी, ये जो
जो पैकेजिंग वाली जो चीजें हैं ना, इसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, मिलावटी और दोषपूर्ण चीजें। मतलब इसमें पैकेजिंग की जो चीजें हैं उससे थोड़ा कम खाना खाया करो, उसको बचा करो पैकेजिंग की चीजें। इसमें बहुत सारी मिलावटी चीजें होती हैं, आप इसको जान भी नहीं पाते। स्वाद को तो बहुत अच्छा लगता है, चटपटा लगता है वो, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जा रही थी बच्चों, बहुत पहले से चली आ रही थी। इन सब चीजों के अगेंस्ट में क्या है, जब ये शोषण हो रहा था, इस तरीके से चीजें चल रही थी, तो इन सबके अगेंस्ट में क्या हुआ, 1960 के दशक में क्या है, जो असंतोष जो उपभोक्ता थे उन्होंने क्या किया बच्चों, आंदोलन क्या है शुरू कर दिया। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन कहते हैं। आगे हम क्या करेंगे, उसी पर बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ें। आते हैं उपभोक्ता आंदोलन। तो मैंने क्या बताया, जो पीछे की चीजें थी, ठीक है, कम वजन तौलना, दोषपूर्ण वस्तुएं देना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ देना, इन सब से असंतुष्ट लोगों ने क्या किया बच्चों, क्या है, जो असंतुष्ट जो उपभोक्ता था उसने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। दूसरी बात यह भी थी कि 1960 के दशक में, 1950 से लेकर 1980 के दशक का अगर आप बात करोगे बच्चों ना, यहां पर हमारे भारत में खाद की भी कमी थी। ठीक है, खाद की पहले से कमी है, लेकिन यानी जितनी लोगों की डिमांड है उतनी पूर्ति खाद हम नहीं कर पा रहे, हमारा उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो रहा, ये तो खाद की कमी। दूसरा, लोग जमाखोरी कर रहे हैं, लोग स्टोर कर ले रहे हैं और उसको ज्यादा पैसे में बाद में बेच रहे हैं, कालाबाजारी हो रही, चोरी हो रही उसका, ठीक है, मिलावटी चीजें दे रही, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेलों में बहुत सारी चीजें मिलाई जा रही है। इसकी वजह से क्या है, जो भी उपभोक्ता वर्ग था वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गया, और उस असंतुष्टि का परिणाम ये निकला कि 1960 के दशक में क्या है, ये क्या है, एक आंदोलन शुरू हो गया। और 1970 के दशक आते आते देखोगे आप, उपभोक्ता आंदोलन के कार्यों ने क्या किया, जो संगठित समाज था, जो संगठित उपभोक्ता समाज था, उसने क्या किया, उसने अपनी खुद की संस्थाएं और संगठन बनानी शुरू कर दी। जैसे क्या किया बच्चों, उसने एक उपभोक्ता दल बनाया, और उपभोक्ता दल क्या करता था बच्चों, वो दुकानों पर, राशन की दुकानों पर ये देखते थे कि जो भी दुकानदार हैं वो उपभोक्ताओं के साथ कहीं किसी तरीके का शोषण तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई कम सामान तो नहीं दे रहे हैं, कोई घटिया सामान तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा करने लगे ये लोग, ये संगठन होने लगे। दूसरा, उसी समय 1970-80 के दशक में ही आओगे आप देखोगे तो बहुत सारे उपभोक्ता अदालत और उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनने लगी, जो क्या है, जो बेसिकली अगर कहें कि जो लोगों की, उपभोक्ताओं की समस्याओं को क्या है, सुनने का काम कर रही थी। और इसी समय जब 1980 के दशक तक आते आते देखते हैं बच्चों, 1980 और 90 के दशक में आते आते देखते हैं कि सरकार और जो भी कंपनियां हैं उन पर क्या है, उपभोक्ता आंदोलन का दबाव पड़ने लगता है, इन सब चीजों की वजह से। और 1986 तक आते आते गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, एक अधिनियम लेकर आती है, जिसको कोपरा कहा जाता है शॉर्ट में, जिसका नाम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। क्या नाम है बच्चों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लेकर आती है, और उस अधिनियम में क्या है, जो देश की उपभोक्ता है उसको क्या है, बहुत सारे क्या है अधिकार दिया जाए, जिसमें 4 प्रमुख अधिकार हैं, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत क्या गया, 4 क्या किए गए बच्चों, एक तो अधिकार दिए गए, दूसरा, अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसकी सुनवाई या उसका मुकदमा करने के लिए या इसके खिलाफ क्या है, आवाज उठाने के लिए क्या है, इनको एक माध्यम, एक साधन भी दिया, जिसमें इनको क्या है, 3 स्तरीय क्या है, अदालतें बनाई गई। कौन सी अदालतें बनाई गई, जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत, राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत और राष्ट्रीय स्तरीय उपभोक्ता अदालत बनाई गई। इन अदालतों को यह अधिकार दिए गए, ये दायित्व दिए गए कि अगर उपभोक्ता किसी भी तरीके के शोषण का शिकार हो रहा और आपके पास अगर वो अपने मुकदमे को लेकर आ रहा है तो आपको मुकदमे की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो इस अधिनियम ने क्या कर दिया बच्चों, लोगों को अधिकार दिए, अधिकार के साथ साथ क्या है, कहां जाना है अपने अधिकारों को लेकर, अगर कोई हनन करता है अधिकारों को, कहां उसकी सुनवाई करनी है या कहां पर जाकर न्याय पाना है, उसके लिए क्या है, इनको एक मीडियम भी, एक साधन भी दे दिया, एक उपकरण भी क्या है, एक तरीके से न्यायालय के तौर पर क्या है, दे दिया। तो ये क्या है, उपभोक्ता आंदोलन का क्या है, वो था। ठीक है, अब जो मैंने आपको समझाया उसको पीपीटी में पहले पढ़ लो। अब देखो, अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। ये बात क्लियर है। फिर देखो 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं क्या होने लगी, कंज्यूमर इंस्टीट्यूशंस बनने लगे। ठीक है, बृहत्तर स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन लिखने लगी बच्चों। जैसे लेखन का मैं आपको बता दूं बच्चों, 1970-80 के दशक में बच्चों एक स्टोरी मैं सुनाता हूं। एक रेजी नाम का एक व्यक्ति था, उसको टॉन्सिल नामक एक बीमारी हो गई। ठीक है, उसका इलाज कराने के लिए वो गए अपने एक हॉस्पिटल में गए। उस हॉस्पिटल में क्या किया कि डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी उसको। ठीक है, वो इंजेक्शन लगाया,
उसके बाद उसको ऑपरेशन किया, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन क्या हुआ, उस बेहोशी की दवा का उसके ऊपर इतना ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। यानी यहां पर क्या किया, डॉक्टर ने लापरवाही बरती और उसने सही से बच्चे का इलाज नहीं किया, उसको ध्यान में नहीं रखा और वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। और इसको लेकर क्या हुआ बच्चों, बाद में आप देखोगे कि उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर ने उस डॉक्टर के अगेंस्ट या उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट क्या है 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि हमें कंपनसेशन चाहिए। और उसके लिए क्या है, वो जब उसने नहीं दिया तो वो फिर क्या है, वो उसकी फादर जो है एक राज्य उपभोक्ता क्षेत्रीय उपभोक्ता परिषद होती है जिसको बोलते हैं हम, या कह सकते हो क्षेत्रीय उपभोक्ता विवाद परिषद जिनको हम कहते हैं, सलाह परिषद या विवाद परिषद ऐसा होती है, उनके पास आप जा सकते हो। तो उसमें जब गए तो वहां पर उन्होंने क्या है, उसको केस को दबाना चाहा और कहा कि नहीं ये सही है, डॉक्टर ने जो किया सही है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसके बाद उनके फादर ने क्या किया, रेजी के फादर ने क्या किया, कोर्ट में अपील की। और कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट में क्या है, उसको डॉक्टर को लताड़ा गया, डॉक्टर को बहुत डांटा और डॉक्टर पर कंपनसेशन के तौर पर क्या है 25,000 रुपए देने की बात की। रेजी के फादर को क्या है 25,000 रुपए देने की बात की। ठीक है, उसके बाद उस डॉक्टर ने दोबारा राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता अदालत में क्या किया बच्चों, न्यायालय पे क्या किया, उसको ले जाए। तो उसने क्या किया, फिर वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डांटा, बोला कि तुमने गलत तरीके से इलाज किया बच्चे को, कि अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, आपने उसको नुकसान पहुंचाया, तो इसके लिए क्या आपको देना पड़े। उसके बाद उसने जो अपील किया था, अपील में उसके रेजी के फादर का जो पैसा लगा था 7,000, वो भी फिर इसके ऊपर लगाया गया। तो कंपनसेशन के तौर पर क्या है, उसको मिला ये सारी चीजें। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर लेखनी लिख रहे हैं, इस तरह की लेखनी कौन इसमें लिखे जा रहे हैं, ये संस्थाएं जो है वो लिख रहे हैं इस तरीके की। ठीक है, तो आप देखो प्रदर्शनी का आयोजन का कार्यक्रम करने लगी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए। मैंने बताया उपभोक्ता दल बने इसी समय। ये क्या कर, राशन की दुकान पे देख रहे थे भाई, पता चला 18 किलो गेहूं की जगह 16 किलो तो नहीं तोड़ रहे हैं, कम से कम तो नहीं है, मतलब बराबर देखना सब कुछ। चलो आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लो और हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर क्या करने लगे, दबाव डालने में सफल हुआ। और मैंने आपको बताया कि 1986 में इसी दबाव की वजह से क्या है, सरकार को क्या करना पड़ा, एक अधिनियम लेकर आए जिसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, या जिसको उपभोक्ता है ना अधिकार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया गया था, जो कोपरा क्या है बच्चों, तो देखो मैं इसको समझाता हूं। इसका अगर हिंदी करोगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का, तो इसका होता है कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। ठीक है, एक्ट होता है। अब इसका सीओ ले लिया गया, तो सीओ, और इसका पीआर ले लिया गया, पीआर, और इसका ए ले लिया गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, शॉर्ट में कोपरा। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इसी में क्या है, बहुत सारे अधिकार क्या है बच्चों दिए गए। अब आगे हम बात करेंगे इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए, अभी हमने आपको बता भी दिया और आगे हम अभी डिस्कस भी कर लेंगे। तो बच्चों ये इस आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि भले ही आंदोलन देर से शुरू हुआ, और दुनिया ऐसा नहीं बच्चों, ये भारत में, दुनिया में भी यही आलम था। 1950-60 के दौर में अमेरिका में भी एक आंदोलन चला उपभोक्ता अधिकारों को लेकर। ऐसा नहीं कि हम बहुत पिछड़े हैं इन सब मामलों में, दुनिया में कहीं पर भी ये व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी। बाद में क्या है, जब आंदोलन चले तो इसके बाद क्या है, लोगों के उपभोक्ताओं जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों की क्या है बात की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, मैंने कोपरा बताया, मैंने क्या बताया, कोपरा क्या है बच्चों, कोपरा जो है उपभोक्ता के हितों और उसको शोषण से बचाने के लिए क्या है बनाया गया एक कानून है, जो भारत सरकार ने क्या है 1986 में बनाया था। और इसके तहत क्या है, कुछ उनको अधिकार दिए। ठीक है, और अधिकारों को बनाए रखने के लिए उन अधिकारों का कोई हनन ना करे, और अगर कोई हनन करता है तो फिर क्या होगा, वो अदालत जा सकते हैं। और इसके लिए क्या किया बच्चों, इन्होंने त्रिस्तरीय, इस अधिनियम के तहत क्या त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई, जिसमें आप कहोगे राज्य स्तरीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय क्या है अदालतें स्थापित की गई। और इसमें ये सारी चीजें क्या है बच्चों की गई, जिसमें क्या है, आप देखो कि जो राज्य स्तरीय अदालतें होती, आप समझना बच्चों, इसमें क्या होगा कि अलग अलग मूल्य के क्या है विवाद आएंगे। ठीक है, कोई 10,000 का, 20,000 का, तो अलग अलग स्तर का क्या है मूल्य के विवाद आएंगे। मान लो कभी कोई कंपनी से विवाद हो गया, तो मान लो कोई करोड़ों रुपए का विवाद हो भाई, ठीक है, कोई 10-20 लाख रुपए का हो, ठीक है, कोई करोड़ के अंदर का हो, तो कैसे पता चलेगा।
तो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर समझना है बच्चों, एक चीज समझना है यहां पर देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर ये मान लो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, हालांकि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था कुछ ऐसी ही है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं उच्चतम न्यायालय और फिर ये उच्च न्यायालय, ये सबसे टॉप पर क्या होता है बच्चों, राष्ट्र, मान लो उच्चतम न्यायालय क्या है बच्चों, राष्ट्रीय स्तर की न्यायालय है बच्चों, राष्ट्रीय स्तर की न्यायालय में डाल दे रहा हूं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। फिर राज्य स्तरीय न्यायालय होती है, राज्य स्तरीय न्यायालय, ठीक है। और फिर क्या होती है बच्चों, जिला स्तरीय न्यायालय होता है, जिला स्तरीय न्यायालय, ठीक है। अब यहां पर क्या है, उपभोक्ता अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या 3 तरीके की व्यवस्था बताई और कहा कि जो जिला स्तरीय न्यायालय है ना, वो 20 लाख तक के, 20 लाख रुपए तक के, 20 लाख रुपए तक के क्या है, तक के क्या है बच्चों, विवाद की सुनवाई, तक के विवाद की सुनवाई कर सकता है, विवाद की सुनवाई कर सकता है बच्चों, ठीक है। वो 20 लाख तक की करेगा। और इसको क्या बोला, इसको बोला कि 20 लाख से लेकर, ध्यान सुनना बच्चों, 20 लाख से लेकर, जो राज्य स्तरीय न्यायालय है उससे बोला कि 20 लाख से लेकर आप क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 करोड़ तक के विवाद, जो भी मुकदमे होंगे, 1 करोड़ तक के मुकदमे या विवाद का क्या है आप सुनवाई करेंगे। और राष्ट्रीय स्तर को बोला कि आप 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक रुपए का अगर कोई भी विवाद है, 1 करोड़ से अधिक रुपए का अगर कोई विवाद है तो आप क्या, राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय क्या है उसकी सुनवाई करेंगे। तो ये क्या है, ये कोपरा के तहत क्या है, ये सिस्टम बनाया गया, ठीक है, ये सिस्टम बनाया गया, इसी तरीके का आप बना लो, ठीक है। क्लियर बात, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, पीछे ले जाता हूं, पीछे ले जाते समय अब इसको पढ़ो आप, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है ये। देखो कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित, तंत्र होगा, तंत्रा नहीं हुए, न्यायिक तंत्र क्या किया गया बच्चों, स्थापित किया गया। जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक, ठीक है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी संबंधित मुकदमे को देखती हैं। ये बात मैंने आपको समझाई, ये पहले स्क्रीनशॉट इसका लोगे एक बार आप, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लोगे और इसको कॉपी में एज इट इज ऐसे ही बना लेना है, रिवीजन करते समय आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलो आपको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के बारे में क्लियर हो गया। अब जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अधिकार दिए गए थे, किनको अधिकार दिए गए, तो जो देश की उपभोक्ता लोगों को, तो उसमें क्या है 4 प्रकार के अधिकारों की बात की गई थी। मैंने बताया आपको, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ये 4 प्रकार के अधिकार जो है बच्चों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में दिए गए। बात को क्लियर है, समझना है। हाँ एक बात और मैं यहां पर एक ऐड कर दे रहा हूं, इस पिछले वाले पिछली वाली उसमें ध्यान सुनना बच्चों, पिछली वाली पीपीटी में एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं। ये जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 जिसको कोपरा कहते हैं, इसका बच्चों अभी 2019 में हाल ही में संशोधन हुआ, एक नया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम आया, ठीक है। ये बात याद रखना, नया सुरक्षा अधिनियम कब आया बच्चों, अभी जल्दी ही बच्चों 2019 में लाया गया था, कोविड के, ठीक है, समय में, कोविड के समय पे हुआ था, तो इस वजह से इसको डिले किया गया, इसलिए ये बाद में ये कब लागू हुआ, जो लाया गया ये 1 अप्रैल 1920 में बाद में लागू हुआ। लाया कब गया, 2019 में लाया गया, कोविड की वजह से क्या है ये लागू नहीं हो पाया। और लागू कब से हुआ बच्चों, 1 अप्रैल 2020 से क्या है ये बच्चों लागू हुआ। और ये मैंने बताया कि कौन सा अधिनियम है, यही उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 है, ठीक है, ये 2019 में लाया गया और 1 अप्रैल 1920 में लागू हुआ। ये नया है, जिसमें कुछ चीजें बात की गई, जिसमें इसमें क्या बात की गई, तो इसमें एक CCPA एक वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक निकाय है बच्चों, ये क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्राधिकरण। क्या नाम है बच्चों, मैं बताया मैंने, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाएगा। क्या बनाएगा, लिख दूं आप लोगों के लिए, चलो इधर लिख देता हूं। CCPA का मतलब क्या है, CCPA का मतलब क्या है बच्चों, केंद्रीय, ठीक है, उपभोक्ता
संरक्षण प्राधिकरण क्या है बच्चों? एक निकाय है, ठीक है, ये केंद्रीय बनाया गया, ठीक है, जो क्या करेगा, विवादों का निपटान करने के लिए एक सुप्रीम बॉडी है ये, ठीक है, एक सुप्रीम बॉडी है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोला जाता है, ठीक है। ये 2019 में लाया गया, ये एक नई बात इसमें जोड़ी गई जो पहले नहीं थी, पहले कोई ऐसी सुप्रीम बॉडी नहीं थी, अब एक सुप्रीम बॉडी बना दी गई जो सभी विवादों का क्या है, निपटान करने वाली एक बॉडी है, जिसका देख रेख करेगी इसका, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, ये हमने बता दिया कि 1986 का पुराना हो चुका, 2019 में एक नया अधिनियम आया, उस पुरानी चीजों को फॉलो करा गया है और कुछ नई चीजें भी इसमें जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये बात आपकी ना तो एनसीईआरटी में है, ना जो टीचर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेगा। मेरी क्लास ही से आपको एक ऐसी इकलौती क्लास मिलेगी जो आपको अपडेटेड रहेगी हमेशा। कुछ भी चीज नया होता है अगर क्लास के दौरान से पहले, तो मैं आपको क्लास में वो चीजें नई जरूर बता देता हूँ, भले आपकी एनसीईआरटी हो ना हो, वो अलग की बात, क्योंकि एसएसटी में आपको अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अच्छी समझ बना पाओगे एसएसटी में। तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं इसीलिए, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि 4 अधिकार होते हैं उपभोक्ता में, है ना। देखो, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार होता है, मैंने अभी बताया आपको। अब इन अधिकारों के बारे में बच्चों हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ आप लोग 3 बार बोलोगे कि जो देश के उपभोक्ता हैं उनको 4 अधिकार दिए गए हैं। पहला नंबर सुरक्षा का अधिकार, दूसरा नंबर सूचना का अधिकार, तीसरा नंबर चुनने का अधिकार, चौथा नंबर क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। एक बार और बोलेंगे, पहला क्या बोला है? सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। 3 बार बोल लिया। अब आगे बढ़ेंगे, याद हो गए होंगे अब तो अब क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। अब हम सुरक्षा के अधिकार की बात करेंगे बच्चों। सुरक्षा का अधिकार मतलब क्या? सुरक्षा क्या हो रहा है बच्चों? अब देखो ना, जैसे कि मान लो कोई आप खराब चीज, देखो जैसे मान लो आप कोई वस्तु लेकर आए, मान लो आपने, मैं कह रहा हूं कि आप दवा लेकर आए, ठीक है। अब आप दवा लेकर आए, उस दवा पर क्या है, कोई भी चीज, कोई मेंशन नहीं है, वो कब बनी है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, क्या प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ नहीं है। आप दवा लेकर आए, आप दवा खा ली, आपने दवा खा ली तो आपका क्या है, स्वास्थ्य खराब हो गया। अब उस स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से क्या है, आपकी तो जान खतरे में पड़ गई, आप खतरे में पड़ जाओगे भाई, हो सकता है कि बीमार हो जाओ, काफी ज्यादा बीमार, साइड इफेक्ट उसका हो जाए। तो किसी भी चीज को जो आप लेकर आ रहे हो, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो कब बनी है, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, ये सब चीजें जानना हमारा अधिकार है। और जब हम ये चीजें जान रहे होते हैं और इसका यूज कैसे करेंगे, अगर ये सारी चीजें जान रहे होते हैं तो फिर उसका इफेक्ट हम पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम फिर उसको उसी तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपनी कुछ बना रही है तो वो क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट को पर ज्यादा पैसा कमाने की लालच में क्या है, वो गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, और उस पर क्या है बच्चों, अगर हम बात करें, उस पर गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देती, उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती और ऐसे ही कोई सामान बना देती है जिसका खामियाजा क्या है, उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। और अगर अब क्या है, इसके बाद 1986 के बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर कोई सामान खरीदा गया और उस सामान से क्या है, उपभोक्ता को नुकसान होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा? विक्रेता और या बनाने वाली कंपनी को। क्यों? क्योंकि अब देखो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपकी एनसीईआरटी में भी है और इसमें भी मैंने डाला है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर कुकर लेकर आ रहे हो, उस प्रेशर कुकर में क्या एक सेफ्टी वाल्व होता है। अब मान लो उस सेफ्टी वाल्व जो है अपने मानकों पर नहीं बनाया, जो मानक उसके होते उस मानकों पर उसने नहीं बनाया, और आप घर में ले आए किचन में और आपने क्या किया, उसमें दाल चढ़ा दिया और बंद कर दिया। अब उस जो सेफ्टी वाल्व है ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। उस काम न करने की वजह से क्या है, हो सकता है कि कुकर जो है, प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाए। अब ब्लास्ट होने से क्या है, मान लो कोई दाल बना रहा हो, पास में खड़ा हो, वो तो जल जाएगा, उसकी तो जान खतरे में पड़ जाएगी। तो क्या है बच्चों, क्या है, उनको क्या है, जो भी उपभोक्ता, उसको सुरक्षा का अधिकार है, उसको क्या है, सुरक्षा का अधिकार है। अगर किसी चीज से हानि होती है तो उसकी प्रति क्या है, उस विक्रेता को और उत्पादक कंपनी को क्या है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्लियर बात ये? तो देखो ध्यान सुनना बच्चों, जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। क्योंकि ये जीवन, एक तो जीवन को खतरनाक के लिए खतरनाक हो गई, और संपत्ति तो जा ही रही बच्चों, वो तो अलग बात है, के लिए खतरनाक होते हैं। देखो अब यहां समझो, उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। जो भी मानक है
किसी भी चीज को बनाने के लिए या जो नियम है उसको पूरी तरीके से पालन करें। ठीक है, ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए समझो बच्चों, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो हमें क्या है, सुरक्षित रहने का अधिकार है और उपभोक्ता को यह जरूरत भी है क्योंकि उसकी जान पर बन सकती है बच्चों। जैसे डॉक्टर वाला में एक एग्जांपल रेजी वाला जो मैंने आपको बताया, उसको अपनी सुरक्षा, बस उसको तो अपंग हो गया, अब अपंग हो गया तो भाई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए तो जो सर्विस दे रहा था, ठीक है वो। ठीक है, यानी आप जैसे मान लो आप डाबर च्यवनप्राश का कोई, आप पतंजलि का कोई च्यवनप्राश ले आओ और आप खा लो और खाने के बाद आप बीमार हो जाओ। अब बीमार हो जाओगे तो फिर आपको उल्टियां हो गई या कुछ हो गया, आप बीमार हो जाओ तो फिर क्या है, आपकी तो जान खतरे में पड़ गई भाई, आपने पैसा भी दिया, आपके लिए जान के लिए भी खतरनाक है। तो फिर क्या है, आप केस कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो कि भाई मैंने इनका प्रोडक्ट खाया हूं, मैं बीमार हो गया, क्या ऐसा मिला रही लोग, हमको पता है जरा। तो ये चीजें ठीक है। अब यहीं से जब सुरक्षा का अधिकार आया तो यहीं से क्या आ जाएगा, यहीं से लोगों को यह जानने का अधिकार भी आ जाएगा कि आप जो चीजें मिला रहे, जो चीजें बना रहे हो उसमें क्या मिला रहे हो खाने वाली वस्तु में, या उसमें उसका प्राइस क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसको कब बनाया आपने और कब आप इसको कब इसकी एक्सपायरी डेट होगी, ये सब जानने का उसको अधिकार आया। और इसी से क्या आता है बच्चों, सूचना का अधिकार आता है। इसी को लेकर जब सुरक्षा बनी नहीं तो लोगों को सूचना देने की जरूरत पड़ गई कि भाई आपको जानने का अधिकार हो कि ये कब बना है, तो इससे आप पता चल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सूचना का अधिकार बच्चों, देखो जब कोई उपभोक्ता, ध्यान से बच्चों कैसे, अभी मैं पढ़ता हूं बाद में, पहले समझो। स्क्रीनशॉट लिया इसका कि नहीं, पहले ये बताओ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार देखो सूचना का अधिकार क्या बच्चों, जब हम कोई भी उपभोक्ता जब बाजार जा रहा है तो उसको ये जानने, कोई भी वस्तु खरीद रहा है, कोई भी चीजें खरीद रहा है, तो उसको ये जानने का अधिकार होता है कि वो वस्तु कब बनी, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, कितने मूल्य की है, उसमें जो चीज मिलाया गया है उसमें प्रोटीन कितना है, खाने वाली अगर कोई वस्तु तो उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें फैट कितना है, उसमें शुगर कितना है, ये सारी चीजें मेंशन हो, जानने का अधिकार है। ठीक है, उसमें उसका खुदरा मूल्य क्या है, सारी चीजें जानने का अधिकार क्या है उसको होगा। क्योंकि आप देखो कोई प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो, जैसे आपने मान लो मैं कह रहा हूं पतंजलि का डाबर च्यवनप्राश, सॉरी पतंजलि का आपने च्यवनप्राश ही खरीदा, तो उस पर क्या है, ऊपर आपको लिखा होगा, नीचे प्राइस भी दिया होगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग MFG लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखा होगा, उसमें MRP भी लिखा होता है। MRP का मतलब जानते बच्चों क्या होता है? अगर हम MRP का शॉर्ट फॉर्म, जो MRP लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है पता है? मार्केट रिटेल प्राइस होता है। ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस होता है इसका फुल फॉर्म। और ये MRP क्या है, जो फिक्स हो, जो जिस पर लिखा है जितना वस्तु का, जिस भी वस्तु पर जितना, उतना आपको देना पड़ता है। तो ये सब क्या है, आपको जानने पता चल रहा है कि इतने मूल्य का है, इस पे ये चीज लिखी हुई है, ये इसमें प्रोटीन इतना है, शुगर इतना है, फैट इतना है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, अब ये जानने का अधिकार है। और अगर कोई भी उत्पादक कंपनी ये चीजें नहीं बता रही है तो आप क्या है, उसे जानने का अधिकार रखते हो, इस सूचना का अधिकार है आपके पास। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप क्या है, इसके खिलाफ क्या है, केस कर सकते हो, मुकदमा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात कहना है। देखो जब कोई उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव, यानी क्या क्या मिला है, मूल्य कितने प्राइस की है, बैच संख्या कब बनी, निर्माण की तारीख कब बनी, खराब होने की अंतिम तिथि, एक्सपायरी डेट लिखा होता है बच्चों। ठीक है, और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में, कौन सी कंपनी बना रही है, क्या नाम है, ये सारी चीजें किस जगह में बन रही है, ये सारी चीजें क्या है, उसमें जानने का अधिकार होता है। ऐसा इसलिए किया गया है, ऐसे नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। बिल्कुल भाई सही बात है। ठीक है, अब देखो उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग क्या कर सकते हैं बच्चों, कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है, उसके पास क्या है, सूचना का अधिकार है। और सूचना के अधिकार ने क्या है, उपभोक्ता को क्या है, बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर बना दिया। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु ऐसी है, मान लो मार्केट में जो दुकान में रखी हुई और आप गए लेने और आप देख रहे हो कि भाई ये बना ऐसे है, इसकी एक्सपायरी डेट, मान लो हो सकता है कि उस वस्तु की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो गए, सामान पैसा दिया और उन्हें सामान खरीदा, पता चला वो एक्सपायरी हो चुकी है, एक्सपायर, लेकिन उसको खा रहे हैं, खाने के बाद क्या है, खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीज होती है। तो इसीलिए क्या है, सूचना का अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये तो हम उपभोक्ता और सरकारी कंपनियों से मांग रहे हैं, सॉरी सरकारी नहीं, हम उत्पादक कंपनियों से मांग रहे हैं, सॉरी बच्चों, हम विक्रेता और उत्पादक कंपनियों से मांग रहे हैं। लेकिन वहीं पर क्या है बच्चों, 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसको सूचना का अधिकार कहते हैं, RTI एक्ट 2005 लाया गया।
इसमें क्या है, हम सरकारी अधिकारी या सरकार से क्या है बच्चों सूचना मांग सकते हैं। और कौन सी ऐसी सूचना मांग सकते हैं, तो ऐसी हर वो सूचना मांग सकते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए, जो देश की सुरक्षा के अगेंस्ट ना हो। अगर कोई भी, देखो हम ऐसी सूचना नहीं मांग सकते जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की बहुत गुप्त जानकारी आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी, आपको नहीं दिया जा सकती। बाकी और भी कोई जानकारी क्या है आप ले सकते हो सूचना के अधिकार के तहत। ठीक है, ये 2005 में लाया गया। ठीक है, आप ये भी जान सकते हो कि आपके मोहल्ले में जो रोड बनाई गई है उस रोड पर क्या है, कितना पैसा खर्च हुआ है, उसमें क्या मटेरियल मिलाया गया है, क्या जो उस रोड के लिए जितना पैसा सेंक्शन हुआ था क्या उतना पूरा यूज किया है कि नहीं किया है, या आपने बचा लिया है, भ्रष्टाचार तो नहीं कर लिया है। ये भी चीजें आप जान सकते हो। ठीक है, आप जो ठेकेदार, अगर वो सरकारी ठेकेदार है तो आप इससे जान सकते हो कि भाई आपने इतना सेंक्शन हुआ था इसमें और आपने इतना पैसा खर्च किया, बाकी पैसा कहां गया, बाकी पैसा बचा कहां खर्च किया आपने, ये जान सकते हो। ये किससे आया बच्चों, सूचना के अधिकार से, 2005 में। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था लोकतंत्र के परिणाम नामक चैप्टर में, मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। देखो यहां पे लिखा हुआ आरटीआई सूचना का अधिकार। देखो यहां पे देखो, सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के, ठीक है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यालयों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। सभी, बस ऐसी कोई सूचना नहीं मांग सकते आप जो मतलब सेना से जुड़ी कोई आप सूचना नहीं मांग सकते, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ऐसी कोई सूचना नहीं मांग सकते, परमाणु बम कहां रखे हैं इसकी सूचना प्रधानमंत्री से नहीं मांग सकते। भाई वो तो हमारी सुरक्षा है ना, वो तो हमारी सिक्योरिटी का मामला है। तो सिक्योरिटी से जुड़े मामले जो होते हैं उनको आप नहीं मांग सकते, बाकी आप सूचना ले सकते। ठीक है, अब आप सेना से ये नहीं पूछ सकते कि आप कल के दिन कहां सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो, आप इसका अधिकार नहीं है आपके पास। आप पता चल रहा आप सूचना लेके वहां पाकिस्तान को बता दिए है ना, ऐसा होता है ना बहुत सारे लोग, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। सुरक्षा से जुड़ा मामला आप भाई बिल्कुल नहीं देख सकते। क्लियर बात ये, चलें आगे बढ़े। चलो, चुनने का अधिकार बच्चों, चुनने का अधिकार मतलब है, इसको एग्जांपल समझो बच्चों। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे पहले क्या हुआ करता था कि मान लो आप दंत मंजन लेने गए, दंत मंजन लेने जब जाओगे तो दुकानदार आपसे कहता था कि जब तक आप इसके साथ में ब्रश नहीं खरीदोगे आप दंत मंजन नहीं मिलेगा आपको। आप दंत ब्रश पहले से ले आए हो, आपको ब्रश की जरूरत नहीं है ब्रश करने के लिए, वो दांत साफ करने के लिए, लेकिन दुकानदार कह रहा है कि आपको दंत मंजन तभी मिलेगा जब आप ब्रश साथ में खरीदोगे। अब भाई ये बड़ी जबरदस्ती है, और दबाव भी डाला जाता है कि नहीं खरीदोगे तो हम देंगे नहीं, नहीं देंगे। बड़ी समस्या है। तो यहां पर क्या आपके चुनने का अधिकार का क्या है बच्चों, उल्लंघन हो गया। लेकिन अब जब से 1986 में जब से ये अधिकार आया है, जो भी अधिनियम आया है, जो भी एक्ट आया 1986 का, इसमें क्या है चुनने का अधिकार लोगों को दिया। आपको जो चीजें खरीदनी है आप वही खरीदोगे, आपको जैसी सेवा लेनी है वैसी सेवा ले सकते हो, आपको जिस रेस्टोरेंट में जाकर खाना है वहां खा सकते हो। तो आपको क्या है, आपको चुनने का अधिकार है। ठीक है, पहले लोग दबाव डालते थे भाई मंजन लेना है तो आपको ब्रश खरीदना पड़ेगा, क्यों खरीदे भाई, हमको जरूरत जिसकी हम वो खरीदे। तो अब क्या है बच्चों, चुनने का अधिकार आ गया। तो देखो किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु मतलब चाहे वो 10 साल का बच्चा हो चाहे 60 साल का व्यक्ति हो, वो किसी भी आयु का उसके पास अधिकार, या किसी भी लिंग में स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर कोई भी हो, ठीक है, का हो, किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। दंत मंजन चाहिए तो उसको दंत मंजन ही लेना है, ब्रश उसको नहीं लेना है तो नहीं लेगा। दुकानदार उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको तभी देंगे, नहीं, चुनने का अधिकार उसके पास। हाँ, पता चले वो वाला मंजन ना लेना जिसके अंदर पहले से ब्रश अंदर रखा होता, पैकिंग होता है, अब आप उसको कहा कि हमने ब्रश निकाल लो, उसका पैसा काट लो और खाली दंत मंजन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जो कंपनी ने जो बनाया है अंदर जो रखा हुआ है वो तो आपको साथ में लेना पड़ेगा। मैं उसकी बात करूं कि जैसे मान लो ये दंत मंजन पैकेट है ना, दांत साफ करने में, और अलग से ब्रश है, ठीक है, ब्रश किसी और कंपनी का है, और ये मान लो मंजन जो है पतंजलि का है और ब्रश जो है कोलगेट का है। अब वो कह रहा है कि आपको पतंजलि मंजन हम तभी देंगे जब आप कोलगेट का ब्रश खरीदोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। अब ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो ये पतंजलि का मंजन है और इसी के अंदर क्या है, इसी में ब्रश भी रखा है पतंजलि का, अब उसका तो प्राइस में इंक्लूडेड है। अब वो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको निकाल कर आपको देगा, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, पता चलो गलत मिसयूज कर रहे हो आप हमारी, कहीं सुनील सर ये बताए थे, सुनील सर ऐसा नहीं बता रहे, सुनील सर जो बता रहे उसको समझ लो पहले, ठीक है ना। क्लियर बात ये, हाँ ये बात क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मारेंगे तुम लोगों को। मतलब हाँ पता चले कि ये जबरदस्ती उससे करने, इसको मंजन ब्रश निकालो और ब्रश का जो प्राइस वो हटाओ और मंजन खाली हमें चाहिए, हमारे पास ब्रश है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अलग अलग जो दो चीजें हैं, दो अलग ब्रांड है, ये दो अलग चीजें हैं, उन पे ऊपर ये चीज लागू होगी। हाँ, नहीं पता चले आप चले जाओ कोर्ट का, सुनील सर समझाए थे ये चीजें, भाई क्लास से ध्यान सुन लेना, ठीक है।
हाँ चलो आगे बढ़े, चुनने का अधिकार क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब बात करेंगे क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ये क्या बच्चों, मान लो आपके चुनने का अधिकार, आपकी सुरक्षा का अधिकार, आपकी सूचना का अधिकार का हनन हो गया, जो अभी अब पीछे पढ़कर आए, तो आप कहां जाओगे भाई? आपको कोई सामान खराब दे दिया गया, आपसे ज्यादा मूल्य खरीद लिया गया, ठीक है, उसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आप कहां कंप्लेन करोगे? आपको क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी? तो ये क्या है बच्चों, व्यवस्था की गई 1986 में, ये बात बोल दी गई थी, और इसके बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूं मैं, अभी देखो आपको पढ़ाता हूं। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। मतलब अगर आपसे कोई खराब सामान आपको दे दिया तो आप उसकी क्षतिपूर्ति ले सकते हो। एक्सपायरी कोई सामान आपको दे दिया तो उसकी क्षतिपूर्ति आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये कब हुआ बच्चों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। जैसे उपभोक्ता अदालत क्या बनी बच्चों, तो जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत, राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत और राष्ट्रीय स्तरीय उपभोक्ता अदालत, अभी पीछे पढ़ाया मैंने आपको। उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई बच्चों, जैसे क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद बने, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद बने, ठीक है, ये बनाए गए। इसी तरीके से राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति बनाई गई, ठीक है, क्षेत्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति बनाई गई। ये कब बनाए गए, ये इसी समय बनाए गए, ठीक है, क्षतिपूर्ति के लिए बनाए गए। और बच्चों क्या हुआ, देखो यहां पर कोपरा के अंतर्गत, अभी मैंने पढ़ाया कोपरा क्या बच्चों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसमें क्या किया गया, कोपरा के अंतर्गत विवादों को निपटारे के लिए क्या बच्चों, जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत, राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत, अब अदालत लिखा नहीं यहां पर लेकिन मैं बोल रहा हूं, और राष्ट्रीय स्तरीय पर, ठीक है, त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। पीछे वाला डायग्राम देखो, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। हाँ नहीं, आप लोग कहोगे कि सर कहां आपने पढ़ा दिया, तो ये देखो, ये देखो, ये जो मैंने पढ़ाया क्यों पढ़ाया है, ये उसी के लिए पढ़ाया है, ठीक है। ये वाला जो चीज है वही चीजें हैं, ठीक है। यहां पर अब देखो, यहां पर क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये चीजें तो समझ में आ गई, बहुत आसान है। यहां पर देखो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो लाइन लिखी है, इस लाइन को मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले आप लोग इसको देखो। ये जो यहां पर मैंने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को देखोगे वो वही चीज लिखा है कि जो जिला स्तर का जो न्यायालय होता है वो 20 लाख तक के मुकदमे की क्या है, सुनवाई कर सकता है, और जो राज्य स्तरीय अदालत होता है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के मुकदमों की सुनवाई कर सकता है, और राष्ट्रीय स्तर की जो न्यायालय होती है वो क्या कर सकता है, 1 करोड़ से अधिक के मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। ये बात यहां पर बोली गई, और यही चीज यहां पर लाइन लिखी हुई है, यहां पर यही लाइन लिखी हुई। अब देखो यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है, राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की अदालत 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। क्लियर है बात, ये बात समझ में। अब देखो एक भी समझो, अगर कोई भी मुकदमा किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, मान लो जिला न्यायालय के पास आप गए और जिला न्यायालय ने क्या किया, आपको उस मुकदमे की सुनवाई ना करके उसे खारिज कर दिया, तो आप उससे ऊपर के न्यायालय पर क्या है, जा सकते हो। आप राज्य स्तरीय न्यायालय में जा सकते हो, फिर आप राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय के पास जा सकते हो। जब तक आपको न्याय नहीं मिलता तब तक आप जा सकते हो। दूसरी बात आप यह सुनना, ध्यान से समझो बच्चों, कि जो राष्ट्रीय स्तर की अदालत होती है, जिसको उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, वो देश की अंतिम अपीलीय अदालत होती है, यानी उसके ऊपर कोई तीसरा और तो है नहीं, ठीक, उसके ऊपर सीधे भगवान है। अब भगवान के पास आपको न्याय लेने जाना हो तो फिर सीधे स्वर्ग जाना होगा, ठीक है। ये नर्क जाओगे मर के, क्या है आपके कर्म कैसे हैं, वो तो भाई आपके कर्म ही बताएंगे आप स्वर्ग जाओगे कि नर्क जाओगे। तो उच्चतम न्यायालय से ज्यादा अगर कोई पावरफुल है, या अगर कह लो कि न्याय करने वाला है, तो फिर सीधे वो भगवान न्याय करेगा। तो यहां पर फिर भगवान के पास है तो अपील लगाओगे, ठीक है। तो यहां पर फिजिकली तो आप देखा जाए तो यहां पर राष्ट्रीय न्यायालय है, तो राष्ट्रीय न्यायालय अंतिम अपील न्यायालय, अगर उसने कोई डिसीजन दे दिया तो फिर उसको आपको मानना पड़ेगा। इवन राज्य स्तरीय की अदालत से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप राष्ट्रीय स्तर की अदालत पे पास जा सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय अपीलीय अदालत जो अदालत होता है वो अंतिम अपीलीय अदालत होता है, और उसने जो डिसीजन दे दिया उसे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर बात है। अब देखो यहां पर, यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है, ध्यान से सुनो, तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में, और अगर राज्य स्तर के न्यायालय द्वारा भी उसे खारिज कर दिया तो उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। क्लियर बात बच्चों, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, अब इसने क्या कर दिया, इसने जो क्षतिपूर्ति निवारण जो अधिकार है, इस अधिकार ने क्या कर दिया, उपभोक्ताओं को बहुत समर्थ बना दिया। इसने क्या किया, प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया, और इस प्रतिनिधित्व के अधिकार ने क्या किया,
उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा क्या है बच्चों समर्थ बना दिया, बहुत सामर्थ्यवान बना दिया। अब वो विक्रेताओं के अगेंस्ट और कंपनी के अगेंस्ट में क्या है बच्चों केस कर सकते हैं। और बहुत जगह ये आप अखबार में देखोगे कि इस कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है, जैसे कोका कोला के खिलाफ केस किया गया था, बाद में उस कंपनी को बंद करा गया। तो ये सब क्या है बच्चों, ये किया जाता है। ठीक है, देखो इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ताओं के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। तो ये जो 4 प्रकार के अधिकार है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ये 4 प्रकार के अधिकार याद रखने हैं, दिमाग में एकदम घुसा लेना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू में कितने प्रकार के उपभोक्ता अधिकार है हमारे पास, तो 4 प्रकार के। क्लियर बात, आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों देखो इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, इतना जोर लगा देते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो। कमेंट से ही पता चलता है ना कि आप लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हो, और आप लोग कमेंट ही नहीं आते। तो प्लीज लाइक एंड कमेंट किया करो। और दूसरी चीज है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, पूरी एनर्जी से लगा देंगे और आप लोगों का एकदम टॉप कर, मतलब यूपी बोर्ड में आपको टॉप करा देंगे। ठीक है, बस ईमानदारी से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो आगे। अब देखो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या है बच्चों, मतलब बात यह है कि हमें ये अधिकार तो मिल गए, लेकिन इन अधिकारों में बहुत सारी, मतलब अगर हम कहीं कोई विवाद हो गया, कोई मुकदमा हो जाता है, उस मुकदमा जब हम लड़ने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है बच्चों, एक तो देखो, एक तो मुकदमा बहुत ज्यादा जटिल है। लोग, आम आदमी क्या है, वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं तो उसको बहुत जटिल लगता है। दूसरा, बहुत खर्चीला है, पैसा वकील करोगे, वकील को पैसा देना होगा, खर्चीला है। तीसरी बात यह है कि समय बहुत ज्यादा लगता है। आप भी जानते हो भारत की अदालत, भारत की जो न्याय व्यवस्था में क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, यही होता है। आपने दामनी मूवी देखी सनी देओल की, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये वाली बात होती। तो यहां पर क्या होता है, समय बहुत लगता है। उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोग जो है 10-20 रुपए का अगर कुछ नुकसान उनका हो भी जाता है तो वो अदालत जाना पसंद नहीं करते, जैसे मेरे जैसे लोग। मैं भी नहीं गया, प्रताड़ित आदमी हूं मैं भी। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो, आप भाई कहां उलझोगे 20 रुपए के चक्कर में। एक तो व्यवहार खराब, हमारा तो पड़ोसी था, उससे व्यवहार खराब बोलो, उसको कहां थोड़ी ना ले जाते, व्यवहार खराब हो जाता। दूसरी बात ये भी है। ठीक है, तो चीजें। अब देखो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, ये तो बात जाहिर सी बात है। और वकील मोटा पैसा लेते हैं, इतना पैसा जितने का पता चले सामान नहीं उतना ज्यादा वकील ले लिया आपसे, तो क्या करोगे। फिर तीसरी देखो, यह मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं, बहुत समय ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब और सबसे बड़ी समस्या, अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। आप भाई मान लो किसी मॉल में गए, किसी, ठीक है, मार्केट वाले मॉल में गए, तो आपको मान लो वहां तो आपने सामान खरीदा, तो वहां से फटाक से इधर से टाइपराइटर से क्या है पर्ची निकली और आपको मिल गया भाई, बिल पूरा मिल गया, आपने फलाना चीज खरीदी, इतने का है, इतना जीएसटी, पूरा पता चल गया। लेकिन आप मोहल्ले की दुकान में जाते हो, राशन की दुकान पर, वहां तो नहीं दे रहा वो। वहां आप क्या कर रहे हो, एक घर से पर्ची बना के ले जा रहे हो, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो नमक, 10 किलो आटा, ये लिख कर लेके गए आप। आपने उसको वहां पर्ची पकड़ाई, उसने पर्ची के अकॉर्डिंग सामान निकाला और उसने अपनी खुद की एक पर्ची बनाई, पेज निकाल के एक पर्ची बनाई और उस पर क्या किया, 10 किलो आटा 280 रुपए का, 10 किलो चावल 450 रुपए का, ऐसे उसने लिख दिया। मान लो जितने का भी हो, मैं ऐसे बात हुआ ना, उसने सामने ऐसे लिख दिया और टोटल करके वो पर्ची आपको दे दी, कहा कि इतने रुपए हुए। उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उस कंपनी का नाम, उस दुकान का नाम लिखा हो, उस पर कोई ठप्पा लगा हो, मुहर लगाओ कि भाई अगर कुछ खराब होता है तो हम इसकी वापसी होगी, नहीं। खरीदारी, ज्यादातर लोग खरीदारी ऐसी कर रहे हैं, आम आदमी जो है, गरीब आदमी, मिडिल क्लास जो है, ऐसी खरीदारी कर रहा है, जिसकी कोई रसीद नहीं मिलती, कोई पुख्ता रसीद नहीं मिलती। अब जब पुख्ता रसीद नहीं मिलेगी, कल के दिन आपको कोई सामान खरीद दे दिया दुकानदार, खराब दे दिया, तो आप कल के उसके पास जाओगे तो वो कहेगा हमारे यहाँ खरीदे नहीं आपने, क्या सबूत है, क्योंकि ये, अरे ये तो कोई भी बना के दे सकता है, ये मेरी नहीं है, फिर क्या करोगे आप। तो साक्ष्यों के क्या होते हैं बच्चों, अभाव होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। आप लोग तो, आप भाई मिडिल क्लास से जो फैमिली होंगे बहुत अच्छे समझ रहे हैं। मम्मी भाई बाजार में जा रही हैं, वहां बाजार से कोई दुकान से सामान खरीद रही हैं, वो कौन सा ऐसा पर्चा निकाल के दे रहा है जो बड़े टाइपराइटर से निकल कर आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। वो एक खुद का पर्चा बनाएगा, पेन से बना के दे देगा, वही पकड़ा देगा आपको, ले जाओ भाई इतना हो गया, आप जाओ घर पे मिला लेना। ठीक है, खराब होने के बाद तो आप नहीं कर सकते ना केस, क्योंकि आपको अगर मान लो खराब दे दिया और आपको केस करना है तो आपके पास कोई ठोस सबूत होने चाहिए। दुकानदार कल के दिन कह देगा हमारे यहाँ ये नहीं लेके गए, फिर क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे आप। और न्यायालय भी मानेगी भाई, उसको कैसे, कुछ सबूत चाहिए ना, न्यायालय को नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अब देखो खरीद, ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों में होती है, जाहिर सी बात है, छोटे फुटकर दुकानों से हो रही है।
भाई कौन सा मिडिल क्लास का व्यक्ति है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जा रहा है रोज मॉल में खरीदने? रोज तो नहीं जा रहे हैं, महीनों में एक बार चले गए, कभी चले गए। डेली का सामान कैसे खरीदते हैं? मान लो कभी अचानक सुबह आप उठे और दंत मंजन खत्म हो गया, आपका नहीं है, आप मंजन करना है आपको, तो आप क्या करोगे? जाओगे दुकान पर लेने? अब की आप चले जाओगे मॉल सुबह दौड़ते हुए? नहीं जाओगे ना। सुबह आपको ब्रेड खाना है तो ब्रेड खाने के लिए आप कहाँ बगल में हो जो भी दुकान वहां खरीद लोगे। अब वो तो आप, और आपने 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए, जो भी जितने का आपने सामान खरीदा उसका तो आप पर्ची दे नहीं रहा ना। वो खराब हुआ तो क्या जिम्मेदारी उसकी? तो ये चीजें हैं, ठीक है। क्लियर है बात ये? तो इसका करोगे स्क्रीनशॉट और फिर हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम समझते हैं बच्चों जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या हैं। तो बच्चों आवश्यक बातें समझो। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमें समझना कि कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। हमें चावल को टच करके देखना चाहिए। चावल ले रहे हैं तो भाई देख लें वो सही है कि नहीं है, उसको छू कर देखें। लेकिन पैकेट वाले सामान को तो भाई हम ऐसे चेक करके नहीं देख सकते, वो तो पन्नी के अंदर है, तो उसकी हम एक्सपायरी डेट से जान सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जहां भी संभव हो और उसमें जो लिखे गए इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे जान सकते हैं। जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। मतलब जहां पर भी जो भी मॉल है वहां पर सारी चीजों को आप देख लेना चाहिए, ठीक है। खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। रसीद रहेगी तो आप उसके खिलाफ क्या है, कंप्लेन कर सकते हो, आपके पास सामान। दूसरी, अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। फिर देखो ISI, ये क्या है बच्चों? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। क्या है बच्चों? इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड, और क्या है बच्चों? इंस्टीट्यूशन। ये क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं भारतीय मानक संस्था कह सकते हो, तथा एग मार्क निशानों वाला सामान ही खरीदे। मतलब ये क्या होता है? ये प्रमाण देते हैं, ये प्रमाण, अगर किसी भी प्रोडक्ट पर आपने देखा होगा ऐसे करके एक सिंबल बना होगा, ध्यान से देखना बच्चों, एक आपने देखा होगा ऐसे करके सिंबल बना होता है, ऐसे करके, ठीक है ना, और उसमें लिखा होगा ISO, ठीक है, ISI 00091 ऐसे करके आपको कुछ लिखा होता। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे भारत की एक संस्था है जो क्या कर रही है, जो प्रमाण दे रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सही है, इसमें जो मानक है वो सही तरीके से पूरे किए गए, नियमन कानूनों को ध्यान में रखा गया। ये एक संस्था है, ठीक है। जैसे एक होती है बच्चों BSI। BSI क्या है बच्चों? ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया, है ना, भारतीय मानक ब्यूरो जिसको बोला जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है बच्चों? ये भी क्या करता है, कोई भी उत्पाद बन रहा है उसको क्या देख देख करती है कि वो सही मानकों पर बनी है कि नहीं बनी है। तो ये बच्चों ये 1950 से लगातार चालू है, ठीक है। BSI तो 1950 में ही बन गई थी बच्चों, 1958 में, 5 में, सॉरी 1950 में BSI। ब्यूरो ऑफ क्या बोलेंगे उसको बच्चों? ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, इंडिया, सॉरी, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया, ठीक है, यानी भारतीय मानक ब्यूरो जिसको हिंदी में बोला जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो कहा जाता है। और इधर ISI क्या है बच्चों? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्था, ठीक है। तो ये भी बात है, इसका नाम बदल दिया गया बाद में। अब एगमार्क बच्चों यही चीज है। फिर देखो, अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें उपभोक्ता अधिकार पाना होने चाहिए, जो 4 प्रकार के जो अधिकार है वो पता होने चाहिए, तभी आप क्या है, आपके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। चलो अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बच्चों, प्रति वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याद कर लो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। एक फैक्चुअल डाटा जीएस का है, जीएस का क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ना। आप लोग तैयारी करोगे आगे जाके, कोई भी अगर गवर्नमेंट की, तो वहां पूछा जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अब बताओ एक नंबर का 24 दिसंबर। अरे ये तो हम लोग 10th में पढ़े थे, कितना, मैं आपको बता दूं बच्चों ना, आप अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर ऐसी तैयारी करना चाह रहा है जो आगे जाकर कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा है, उसको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से वो पढ़ ले, अभी से पढ़ने की आदत डाल दे, तो वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत कम मेहनत में जल्दी अचीवमेंट कर लेगा जो भी जो चाहता है। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे सारी चीजें, वही चीजें दी गई हैं, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो सारी चीजें एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी पढ़ते समय, ठीक है। तो ये कब, क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही क्या किया गया था बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सॉरी, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। उसी 24 दिसंबर को, उसी दिन से क्या है, उसी दिन के याद में क्या हम मना रहे हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं, ठीक है।
तो देखो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसको हम कोपरा कहते हैं, जिसे हम कोपरा कहते हैं। ठीक है, भारत उन गिने चुने देशों में, देखो बच्चों, भारत उन गिने चुने देशों में है जहां उपभोक्ता की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट है। बच्चों सोच लो आप, राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत, राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत, जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत, ये अलग से अदालतें हैं। ठीक है ना, और किस बहुत कम देश जैसे अमेरिका में भी हैं बच्चों। अब देखो बात देखो, आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो उपभोक्ताओं से संबंधित, जो उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित क्या है, लड़ाई लड़ते हैं, जिनमें से केवल 50 से 60 ही क्या है, अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है बच्चों। बाकी तो सब फर्जी है ना, बाकी सब कौन है, फर्जी है। क्लियर है, फर्जी है, फर्जी मूवी देखें तो वही चीजें, ठीक है, फर्जी है ये। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। अभी जल्दी गया है 24 दिसंबर, अरे आने वाला है, सॉरी अभी तो हम लोग दिसंबर में एंटर किए हैं, हम तो सोच रहे नवंबर में, दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत रहे ना। चलो 24 दिसंबर आने वाला है तो उपभोक्ता दिवस मना लो कोई, अब पता चल गया ना, तो अब 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाएंगे सब लोग, है ना, अवेयर रहेंगे। अब देखो उपभोक्ता दिवस मनाने का अगर एक सही तरीका है तो वो यही है कि हम अपने अधिकारों के प्रति, अपने उपभोक्ता के जो अधिकार होते हैं उनके प्रति अवेयर रहें, तभी हमें सही मायने में हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं, वरना हर साल एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। क्लियर बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं आप लोग, चलो स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़े। तो बच्चों चैप्टर होता है एंड, और उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा, आपको समझ में आई होगी और आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। और प्लीज अगर आपको क्लास में मजा आया है, क्लास में चीजें समझ में आई हैं और आपको लगा कि सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, इसी के साथ और दूसरी बात यह भी है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या है बच्चों, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग क्या है, हमारा जो फिजिक्स बाय पंकज सर का जो परिवार है वो काफी बड़ा हो, है ना, और 1.95 मिलियन हो चुके हैं और ये सब आप लोगों की वजह से है, और ऐसे ही प्यार क्या है हमारे ऊपर बनाए रखिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप ये चैप्टर भी खत्म होता है और यूपी बोर्ड का क्या है, अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है वो भी खत्म होता है। ठीक है, अभी सिर्फ अर्थशास्त्र का हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग ये चैप्टर खत्म होने के साथ अर्थशास्त्र का चैप्टर खत्म होता है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बच्चों ये बनती है कि आप लोग क्या करो बच्चों, रिवीजन स्टार्ट कर दो और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जो चीजें छूट गई हैं उनको धीरे धीरे पढ़ो और जो चीजें पढ़ ली हैं उनको अब जल्दी से रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय बचा है कम। चीजें जो छूट गई हैं उन पर ज्यादा प्रेशर मत लो, उनका ज्यादा लोड मत लो, धीरे धीरे उनको कवर करो, लेकिन जो चीजें आपने पढ़ ली हैं वो चीजें आप रिवीजन करो, क्योंकि वो उसको रिवाइज करने में आपको कम समय लगेगा। तो प्लीज बच्चों अब शुरू कर दो, ठीक है, और कमर कस लो, एकदम टेबल पर बैठ जाओ और बैठ के एकदम बस धुआंधार पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।